Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla. I am teaching you your optional paper, Inclusive Education, in which I am discussing Unit 3rd. Today I will discuss the last topic of Unit 3rd, Learning Disability. Okay, let's start. Learning disability refers to a retardation disorder or delayed development in one or more of the process of speech, language, reading, spelling, writing, or arithmetic skills. Learning disability means अधिगम अक्षमता या अधिगम असमर्थता. चिल्ड्रन या बालकों के विकास में मंदता होना या अधिक समय लगना मीन्स बोलने, पढ़ने, लिखने, भाषा संबंधी जो विकार होते हैं या कमी होती है, ऐसे बालक या बच्चे जो लैंग्वेज को बोलने या समझने में शारीरिक व मानसिक दोनों कारणों से कठिनाई का अनुभव करते हैं, दोनों कारणों से असमर्थ हैं, थोड़ी दोनों ही तरह की समस्याएं हैं, केवल एक समस्या के कारण भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है. They are very often confused and misunderstood. They have problems in learning academic subjects especially. So we can say that learning disability exhibit disorder in one or more basic psychological process involved in understanding and in using spoken or written language. The word learning disability was suggested by Samuel Kirk in 1963. लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने यूज किया था. ही सेड दैट इस प्रॉब्लम में इन दिस डिसेबिलिटी चिल्ड्रन पढ़ने लिखने या मोर देन वन एक से अधिक क्रियाओं को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वे अपने साथ, फैमिली के साथ, नेबरहुड के साथ, सोसाइटी में एडजस्टमेंट करने में डिफिकल्टी फील करते हैं. A learning disability is a neurological disorder that affects a person's ability to process and understand information. It is a neurological disorder, means functioning of brain में कुछ ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक बालक या व्यक्ति अच्छे ढंग से सीख नहीं पा रहा है, उसे कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, सीखने में प्रॉब्लम हो रही है. Learning disability are not the same as intellectual disability. मोस्टली हम लर्निंग डिसेबिलिटी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मानते हैं. मीन्स हम ये समझते हैं कि उसे बुद्धि की कमी है, उसकी बौद्धिक क्षमता कम है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, तो वो मेंटली रिटार्डेड है. बट अधिगम अक्षमता में बौद्धिक स्तर में तो कुछ कमी होती है या हो सकती है, आईक्यू लेवल कुछ बिलो हो सकता है, बल्कि समटाइम्स हम देखते हैं कि बालक एक चीज तो नहीं कर पा रहा है बट दूसरे किसी फील्ड में वो अच्छा करता है, इंटेलिजेंट होता है. एज हमने देखा इन तारे जमीन पर मूवी, द चिल्ड्रन, the child had a problem of reading or writing, but he was not mentally retarded. His drawing or painting was very good. तो एक चीज में अगर उसमें कमी थी तो दूसरी अच्छी भी थी. ओके, नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ अटेंशन. ऐसे बच्चों का ध्यान किसी एक फील्ड या किसी जगह पर कम लग पाता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका ध्यान भटकता है, स्टेबल नहीं हो पाता है. नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग. ऐसे बालकों का जो मेमोरी लेवल है, थिंकिंग लेवल है, मीन्स स्मृति और चिंतन स्तर है, वो डाउन होता है, जल्दी लर्निंग नहीं कर पाते हैं. और आफ्टर प्रैक्टिस अगर हम बहुत उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं तो भी लर्न कर भी लेते हैं, तो उन चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं. लैंग्वेज एंड स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को लैंग्वेज को समझने में, अपने मतलब फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को, भाव को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में कठिनाई आती है. भाषा के भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और बोलकर पढ़ना और बिना भावों के उनको समझना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. कई बार इनको ये प्रॉब्लम
फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है, शारीरिक अंगों में कहीं समस्या होती है, उसके कारण भी देखी जाती है. नेक्स्ट वन इज रीडिंग प्रॉब्लम. They suffer with this problem especially as they do not able to read letters or words. They always misspell the words or letters, जैसे B को D and न्यूमेरिकल 6 को 9, 9 को 6. कल शब्द है हिंदी में तो कल को लक. तो इस तरह से मतलब गलत तरीके से उसको रीड करते हैं. नेक्स्ट वन इज परसेप्शन फॉल्ट. परसेप्शन फॉल्ट मीन्स हम किस चीज को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और अगर देख लिया तो उसको हम कितना चीजों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, जनरलाइज कर पा रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में रख पा रहे हैं. जैसे म्यूजिक है तो उसके सुर लय को नहीं समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं. मैथ है तो ज्योमेट्री रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो परसेप्शन फॉल्ट है. इमोशनल इम्पल्सिविटी. इमोशनल इम्पल्सिविटी क्या है? जो हम संवेगात्मक रूप से थोड़े से अग्रेसिव या मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ऐसे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं बाय नेचर इमोशनल होते हैं. वे अपने बिहेवियर के बारे में ठीक से नहीं समझ पाते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा या हमें क्या आगे इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है. चीजों को उठाकर फेंक लेना, तोड़ फोड़ करना, अपने इमोशंस के साथ या सामने वाले इमोशंस पर्सन के इमोशंस के साथ मतलब डील नहीं कर पाना, एडजस्ट नहीं कर पाना, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. मोटर एबिलिटी. मोटर एबिलिटी क्या है कि किसी न किसी तरह से उनको जो मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या बॉडी पार्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, शरीर के अंगों का जो सामंजस्य है एक तरह से उसको ठीक से नहीं कर पाते हैं. जनरली क्लमजी और ऑकवर्ड से होते हैं. पुअर से मोटर कोऑर्डिनेशन उनका मतलब इस तरह का होता है कि अपने आप में वे अलग से नजर आते हैं. उनको बोलने की कला, इनको किसी चीज को लिखने की मतलब उनकी हैंड राइटिंग वगैरह मतलब बहुत ज्यादा ही क्लमजी सी होती है, अच्छी नहीं होती है, पुअर होती है चीजें. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे बालकों को एक दूसरे के साथ आपस में इंटरेक्शन करने में, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में हर चीज के संप्रेषण में उनको कठिनाई होती है. जो उनकी जो संचार प्रक्रिया होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है. बहुत ही इंट्रोवर्ट से, थोड़े से हेजिटेशन वाले, डरे डरे से, क्योंकि उनका जो ओरल पार्ट होता है मतलब मीन्स वर्बल होता है और रिटन पार्ट दोनों में ही उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो कई बार ये भी होता है कि वो साइंस एंड सिंबल्स को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं. तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी उनके अंदर होती है, उनकी बहुत बड़ी विशेषता है. नाउ सी द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. एट फर्स्ट इसमें आता है रीडिंग डिसेबिलिटी. रीडिंग डिसेबिलिटी क्या है? पठन संबंधी बाध्यता. इसमें क्या होता है, बालक पढ़ नहीं पाते हैं. उनको जो लेटर्स हैं और जो अल्फाबेट्स हैं उनको थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. सीरियल डिसऑर्डर नहीं समझ पाते हैं, अपोजिट्स में पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं, विपरीत अर्थ में पढ़ते हैं. और ये दो तरह की होती है. जैसे कि किसी किसी को माइनर प्रॉब्लम है, जो माइनर प्रॉब्लम वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा दी जा सकती है. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है. बट जिनको सीवियर प्रॉब्लम होती है, गंभीर होती है, उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बिल्कुल ही निल हो जाती, समाप्त हो जाती है, जिसको हम शब्द बाधिता भी कहते हैं. और जो माइनर होते हैं वो नॉर्मल क्लासरूम में उनको बिठाया जा सकता है. जनरली इस कहना चाहिए कि इस इलनेस को या इस डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया कहते हैं. इसमें बच्चों को जो रिटन वर्ड्स होते हैं उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है.
नेक्स्ट वन इज राइटिंग डिसेबिलिटी। राइटिंग डिसेबिलिटी जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लिखने संबंधी जो क्षति होती है, प्रॉब्लम होती है या अक्षमता होती है। और ये सारी ही डिसेबिलिटी 2 टाइप्स में होती हैं कि एक माइनर प्रॉब्लम में आ जाती है, एक सीवियर में। जो माइनर वाले होते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ या नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ उनको शिक्षा दी जा सकती है। उसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग की, प्रॉपर अटेंशन की, थोड़ी इंडिविजुअल अलग से उसको व्यक्तिगत रूप से अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उनकी इन चीजों को सुधारा जा सकता है। और राइटिंग प्रॉब्लम में जो बालक ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं तो उनको लिखने में भी समस्या आती है। और हैंड राइटिंग कईयों की बहुत ज्यादा ही खराब होती है, बहुत सी अशुद्धियां होती हैं उनके लिखने में। और जो गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं लिख पाती हैं। एज डिस्ग्राफिया इस बीमारी को कहा जाता है जिनको राइटिंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें थोड़ा सा सुधारात्मक अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे बच्चे इन चीजों को सीख सकते हैं। प्रैक्टिस के थ्रू इन चीजों में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी। कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी जैसा अभी इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया, जो बच्चे इस समस्या से प्रभावित होते हैं वो बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को ठीक से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अपनी चीजों को समझाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। और कई बार तो साइंस और सिंबल्स भी, मतलब अपने संकेतों से भी अपनी बात को दूसरों के आगे रख नहीं पाते हैं। इसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। और इसे जब हम अपनी लैंग्वेज को एक दूसरे के आगे ठीक से रख नहीं पाते हैं तो इसे डिस्फेसिया भी कहा जाता है। द लास्ट वन इज न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी। न्यूमेरिकल डिसेबिलिटी क्या है? संख्यात्मक अक्षमता, जिसको मतलब जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उन चीजों को समझने में दिक्कत आती है। जो गणना करनी होती, कैलकुलेशन है और काउंटिंग है, ये सब चीजों में इनको प्रॉब्लम होती है। ये भी 2 टाइप्स की होती है, नॉर्मल एंड सीवियर। नॉर्मल होती है तो बच्चों के साथ प्रैक्टिस के साथ उनमें सुधारात्मक वो किए जा सकते हैं। और गंभीर होती है तो उनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल या स्पेशल क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाता है। इसमें फॉर्मूला समझने में और जो जनरल कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस है, और स्पेशली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और इस बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। नाउ सी द आइडेंटिफिकेशन, कि इन बालकों को कैसे पहचान सकते हैं। ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, क्योंकि ये थोड़े से जो बालक होते हैं थोड़े से बाय नेचर ये आपको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, उनका बिहेवियर तो कंफ्यूज्ड दिखते हैं, थोड़ा सा मतलब अलग से सोच में होते हैं, बहुत ज्यादा किसी से अपना व्यवहार नहीं रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अंदर से समझते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है, वो और बालकों से हम पिछड़े हुए हैं, तो वो खुद ही पीछे पीछे रहते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं ठीक से। तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है कि वो मतलब उनमें ये डिसेबिलिटी है। डिफिकल्ट इन लर्निंग, बहुत जल्दी ठीक से चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अगर वो कुछ सिखाया जाता है तो वो लर्न नहीं कर पाते हैं, लर्न किसी तरह से करवाया जाता है तो वो जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, तो उनको सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। लेजीनेस, ये बालक थोड़े से लेजी से नजर आते हैं, सुस्त से होते हैं, एक्टिवनेस नहीं होती है, ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन की कमी होती है। तो ये चीजें जब उनके बिहेवियर में दिखती हैं तो हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंफ्यूजन इन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में इनको एक कंफ्यूजन सा रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहती है, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं। स्लो लर्नर, हर चीज को, जैसा अभी मैंने ऊपर भी बताया, हर चीज को सीखने में बहुत इनको समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लेते हैं। और अगर सीख जाते भी हैं प्रैक्टिस और उसके थ्रू, तो जल्दी भूलने के भी चांसेस रहते हैं। रीड द वर्ड्स इन अपोजिट ऑर्डर, ज्यादातर ये लोग जो वर्ड्स को रीडिंग, पहली बात तो इनके अंदर रीडिंग डिसेबिलिटी, ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, और जो प्रॉब्लम आती है वो ज्यादातर वो अपोजिट क्रम में पढ़ते हैं, यानी कि विपरीत क्रम में पढ़ते हैं। जैसे कल है, कल को लग पढ़ लिया, सब को बस पढ़ लिया, और जो बोलते हैं किसी चीज को जल्दी जल्दी बोल देंगे तो उसमें से कोई एक लेटर मिस हो जाता है, सडनली है तो सनली बोल दिया, नकल है नलक बोल दिया, या हिंदी में
6 या उसमें 6 को इंग्लिश में, मैथ में 6 को 9 पढ़ लिया, हिंदी में प को य पढ़ लिया। इस तरह से छोटी छोटी सी लेटर्स में, नंबर्स में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में ये लोग मिस्टेक्स करते हैं। थ्रू अचीवमेंट टेस्ट, विद डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट ऐसे बालकों के लिए बनाए गए हैं और कुछ IQ टेस्ट भी होते हैं इन बालकों के लिए। तो इन अचीवमेंट टेस्ट को लेकर भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रू क्लास परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस क्या है कि अगर ये टीचर पढ़ा रहा है तो जब अपने ड्यूरिंग द टीचिंग वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग करता है या बच्चों से इंटरेक्शन करता है पढ़ाते हुए, तो उनकी क्लास परफॉर्मेंस को देखकर भी कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, कौन हाथ खड़े कर रहा है और अपने मतलब उनका आंसर दे रहा है या टीचर से क्वेरी कर रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, इस तरह से क्लास परफॉर्मेंस को देखकर भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वीक इन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या होता है, जो भी उनके अपने मतलब किसी भी अगर क्लास में है उनके जो सब्जेक्ट्स उनके होते हैं तो उनमें मतलब अगर वीक हैं, मतलब उनमें मार्क्स कम आ रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम उनको हो रही है समझने में, तो उससे समझ में आ जाता है, उनको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है। नाउ सी द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। एट फर्स्ट देखते हैं जेनेटिक कॉजेज। मोस्टली हम देखते हैं किसी भी चीज के पीछे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके पीछे 2 कॉजेज जरूर होते हैं, एक हेरिडिटरी कॉज या हेरिडिटरी फैक्टर और एनवायरमेंटल कॉज। तो इसमें भी जेनेटिक कॉज है लर्निंग डिसेबिलिटी के पीछे, क्योंकि हम कई अपने जो एक कोई वंश परंपरा चली आती है या हम जो घर में रहते हैं तो कोई भी ऐसी समस्या हमारे फैमिली में किसी को है तो उससे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे से इमोशनली अटैच होते हैं तो उसका माता पिता का सबसे ज़्यादा इसमें इमोशनल रोल होता है। उससे बालक भी थोड़ा सा उसके भी जो कहते हैं ना इमोशंस थोड़े से ऐसे होते हैं जिसपे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये चीज़ हमारी जेनेटिक हो सकती है और इसलिए कहते हैं कि इस सिंड्रोम वाले बालकों में ही सबसे ज़्यादा ये संभावनाएं दिखती हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कॉजेज, जैविक कारण। जैसे जो ब्रेन में हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हमारा किसी कारण से हमें कोई दिमागी कोई बीमारी हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंटल हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्षति पहुंची, तो ये बिफोर बर्थ भी हो सकती है और आफ्टर बर्थ भी हो सकती है कि जिससे हम हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई मतलब डिफेक्ट हो जाता है, जिससे भी हम चीज़ों को ठीक से सीख नहीं पाते हैं। ये भी बहुत एक बड़ा कारण है। एनवायरमेंटल कॉजेज, एनवायरमेंटल ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बिफोर बर्थ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब माँ को हम प्रॉपर मतलब डाइट न मिली हो, बैलेंस डाइट न मिली हो, जिसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, या आफ्टर बर्थ उसको प्रॉपर मतलब मेडिसिन्स न मिल पाई हो, उनके बचपन में उनका ध्यान उस तरह से न रखा गया हो घर में या बाहर निकल के या विद्यालय में उनको प्रॉपर अटेंशन न मिली हो, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उनकी बढ़ती जाती है। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। नाउ सी द एजुकेशन, क्या एजुकेशन सिस्टम इनके लिए होना चाहिए। मोस्टली तो सभी के लिए जो भी डिसेबिलिटी होती है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल क्लासेस, ट्रेन टीचर्स, स्पेशल करिकुलम, इस तरह की व्यवस्था करने से इनकी डिसेबिलिटी को हम दूर कर सकते हैं। तो इनके लिए भी वही प्रावधान है, स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स में क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी को जो बालक होते हैं जिनको मोस्टली स्पेशल स्कूल्स उनके लिए जिनको सीवियर प्रॉब्लम है, तो उनको अलग से अगर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है तो वे उनके लिए जो करिकुलम अलग होता है तो वे प्रॉपर उनको टाइम दिया जाता है, प्रॉपर उनको क्या कहते हैं इंडिविजुअली उनको अटेंशन दिया जाता है। तो जब इंडिविजुअली अटेंशन दिया जाता है तो थ्रू प्रैक्टिसिंग और थ्रू एक्स्ट्रा टाइम के अकॉर्डिंग उनके लिए स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल एनवायरनमेंट, स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल मेथड्स यूज करके उनके अंदर ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। और स्पेशल स्कूल्स भी इनके लिए अगर डे बोर्डिंग वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है कि जिससे बालक
वहाँ पे तो उनको अटेंशन मिले ही, बट वो अपने पेरेंट्स से भी दूर ना हो, पेरेंट्स के भी टच में रहें, और जो वहाँ सिखाया जाए फिर वो घर में उस चीज़ को पेरेंट्स भी प्रॉपर उस चीज़ को उनके ऊपर ध्यान दे सकें। स्पेशल क्लासेस इन नॉर्मल स्कूल्स, नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं उसके साथ में उनको पढ़ा कर उनके लिए अलग से वहाँ पर स्पेशल क्लासेस अरेंज करके भी इनकी हेल्प की जा सकती है। जैसे कि अगर क्लास में 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं और 10 उसमें लर्निंग डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए अलग से विशिष्ट कक्षा लगाई जाए, उनको सारी उसमें फैसिलिटीज़ दी जाएं, प्रॉपर टीचिंग एड्स दिए जाएं, टीचिंग मेथड्स द्वारा ट्रेंड टीचर्स के द्वारा उनको सिखाया जाए, तो प्रॉपर अटेंशन देकर इनमें हम सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड टीचर्स। ट्रेंड टीचर्स आर द important part, means they play important role in students life। तो अगर टीचर्स ट्रेंड हैं, उनको पूरी तरह से प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं हर एक बच्चे पर इंडिविजुअली, और अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसमें हम सुधार नहीं ला सकते हैं। इसको बहुत ही जल्दी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर, ओवर टाइम देकर इसको सुधारा जा सकता है। स्पेशल करिकुलम इन बालकों के लिए थोड़ा करिकुलम इस तरह से रखा जाए जो इजी गोइंग हो। धीरे धीरे उनको कुछ वर्बल टेस्ट ले लिए जाएं, जब तक उनको लिखने की प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि ये चीजें समय लेती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं। उनकी थोड़ी वर्बल क्लासेस ली जाएं, उनको थोड़े से इस तरह से मीन्स ऑनलाइन के थ्रू वर्चुअल क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, इनके थ्रू इनकी प्रैक्टिस करवाई जाए, तो इसे, और स्पेशल करिकुलम में साथ में इनके को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इनको पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर दिया जाए, तो इस चीज को सुधारा जा सकता है। मेन स्ट्रीम एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये है कि ऐसे बालकों को जो हम इंक्लूसिव में भी लेते हैं, तो जो शिक्षा की मुख्य धारा होती है और समन्वित शिक्षा जो कि शिक्षा के दो मतलब शाखाएं हैं, पार्ट आए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर भी ये आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बालक को नहीं बदलते हैं, हम सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज अरेंज करते हैं, पूरी उनको सुविधाएं देते हैं। तो अगर हम शिक्षा की मुख्य धारा के साथ इनको जोड़ते हैं, इनको उसमें लाते हैं, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सारी फैसिलिटीज से युक्त होकर नियमित कक्षाओं में इनको पढ़ाते हैं, इनको प्रॉपर अटेंशन देते हैं, तो भी इन बालकों में बहुत ज्यादा सुधार लाए जा सकते हैं और इनकी डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है। So today we discussed about learning disability in inclusive education and completed the unit 3rd. I hope now you have no problem in this unit. If you have any problem or query, ask me anytime. Thank you. Goodbye. Have a nice